फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 25, ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी, और ये हम लोग का सेकेंड पार्ट होने जा रहा है एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट कि कंपनी के अंदर किस तरह एजुकेशन व्यवस्था डेवलप्ड हुआ था ब्रिटिश के टाइम में, और इसमें हम लोग देखेंगे, ये देख सकते हो ये सिलेबस है, ओवरऑल सिलेबस है। इसमें नीचे देखो, यस वी हैव कवर्ड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जहाँ पे 1 लाख रुपया दिया गया था, बट वो 1 लाख रुपया ठीक से खर्च नहीं हुआ, और वहाँ पे एंग्लिश और क्लासेस का एक कंट्रोवर्सी भी हुआ है। बाद में लॉर्ड मैकेले आए, जिसकी वजह से इंग्लिश जीता है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। तो लॉर्ड मैकेले का ये माइन्यूट है 1835 का, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लेके आया था वो, जो कि काम नहीं किया। उसका हुड डिस्पैच एक्चुअली कह सकते हो कि मैग्ना कार्टा है। हाँ, लिमिटेशन है उसके अंदर भी कि जिस आप सोचा गया था कि मास एजुकेशन वो हुआ नहीं। तो अब जो बेवड़ा उठाएगा वो ब्रिटिश क्राउन उठाएगा। तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर इतना कुछ देख सकते हो, हंटर एजुकेशन देख सकते हो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट देख सकते हो, गवर्नमेंट रेजुलेशन देख सकते हो, सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन अंडर डायरकी देख सकते हो, हार्ट ऑफ कमेटी देख सकते हो, वारदा स्कीम जो खुद इंडियंस ने डिजाइन किया था। ठीक है, जाकिर हुसैन कमेटी का वो हिस्सा है, अभी बताएंगे। एंड सर्जियन प्लान 1944, जो कि कभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि 3 साल बाद भारत आज़ाद हो गया, तो भारत अपने हिसाब से फिर एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चलेगा। तो इनफैक्ट जो सेकेंड में जो दिया गया है अंडर द ब्रिटिश क्राउन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी अधिक जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो पूछी है यहीं से पूछी है, अंडर द ब्रिटिश क्राउन। समझे ना हम? तो देखो यहाँ पे समझो बात को, ये तुम लोग पढ़ चुके हो कि आखिर हुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। यस वी हैव कवर्ड ना। इसमें क्या कहा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, और सरकार को कहा गया, जो कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है और गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रहा है, उसको कहा गया कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एजुकेशन टू द मासेस। सही बात है। ग्रेडेड सिस्टम से तैयार हुआ, यानी कि प्राइमरी स्कूल विलेज लेवल पे होगा, जहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज होगा, यानी कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। हाई स्कूल एंड कॉलेजेस कह सकते हो, इसमें एंग्लो वर्नाकुलर है, इंग्लिश भी है। बट यूनिवर्सिटी, जो कि 3 प्रेसिडेंसी टाउन था, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होंगे, तो इस तरह पढ़ाया जाएगा। फोकस कहाँ था? फीमेल एजुकेशन पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे, टीचर्स ट्रेनिंग पे, सेकुलर एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, दुनिया भर का चीज़ वी हैव कवर्ड। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट था जहाँ पे कंप्रिहेंसिव प्लान था कि मास एजुकेशन के लिए क्या किया जाए, भारत में एजुकेशन फैलाने के लिए क्या किया जाए। उसका देखो इसमें बात है कि यस टीचिंग इंडियन लैंग्वेज फोकस किया जाए, मगर क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैकेले की तरह नहीं है। मैकेले ने क्या बोला कि हर एक जगह पे क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए, बट ये इसने ऐसा नहीं बोला है। देखो तो इससे क्या होगा कि यदि इंडियन लैंग्वेज में यदि टीचिंग किया जाएगा, इंडियन लैंग्वेज में यदि फोकस किया जाएगा, तो यूरोपियन नॉलेज जो है, साइंटिफिक नॉलेज है, उसको इंडियन लैंग्वेज में लिख के दिया जा सकता है, लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, जो कि अभी भी होता है, जानते हो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्रिएट करने का बात था। देखो पहली बार एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करने की बात था, और अलग अलग तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ था ना एजुकेशन को लेके, वी हैव सीन। हाँ, इसमें कहा था कि ग्रांट्स इन ऐड दिया जाएगा प्राइवेट इंटरप्रेनर सबको, हाँ प्राइवेट प्लेयर्स को, ताकि वो भी स्कूल सब खोलें। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये भी हम जानते हैं, और ये भी तुम लोग जानते हो ये सब चीज़। तो 1857 तक देखो इतना कुछ तैयार होके उबड़ा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की का, एग्रीकल्चर पूसा का, समस्तीपुर वाला, बैथुन स्कूल जानते हो। उसके बाद देखो सभी यूनिवर्सिटी देखो, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसियों में यूनिवर्सिटी रहेगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बम्बई यूनिवर्सिटी। यस वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, ये सब कवर कर चुके हैं, बस एक रिकैप करवा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखते हैं अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पे समझो बच्चे लोग, अब क्वीन प्रोक्लेमेशन हो चुका है 1858 में, क्योंकि उससे पहले 1857 का बहुत बड़ा विद्रोह। जब 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ, तो क्वीन प्रोक्लेमेशन क्या? क्वीन का एक फरमान है, ठहरो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी अपना एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी चलाई है अंडर द डलहौजी देख रहे हो ना, डलहौजी ने कितना कुछ किया, और उसका जो मार झेला है वो लॉर्ड कैनिंग है। 1857 में डलहौजी नहीं था, वो 56 में ही रिटायर हो गया था, वो निकल गया था। 1857 में जो मार झेला वो कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, वो डलहौजी की वजह से ही मार झेला है। बात समझे ना? इसलिए कह सकते हो कि जो नया जो कॉन्सेप्ट आएगा वॉइस रॉय का, जो पहला वॉइस रॉय बनेगा भारत का, वो लॉर्ड कैनिंग बनेंगे, क्योंकि उनका ही टेन्योर आगे कंटिन्यू होगा। तो लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका जो फर्स्ट जो वॉइस रॉय बनेंगे वो कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। आ रहा है समझ में ना बच्चे लोग? तो क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ 1858 में।
अब ये क्वीन प्रोक्लेमेशन से ये कहा गया कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, यानी कि किसी का भी धर्म कन्वर्ट नहीं करना है इंडिया में। कोई भी यदि ट्राइबल हो, कोई भी लोग हो, तो धर्म कन्वर्ट नहीं करना है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 का जो विद्रोह हुआ है, एक रिलीजियस भी एक इशू बना था, उस समय बना था ना। वही पिग का फैट और काऊ का जो फैट था कार्ट्रिज में जो मिक्स किया जाता था, है ना, और इंडियन सिपाहीज ने मना किया ना कि हम मुंह से बाइट नहीं करेंगे इसको। और उसके बाद जानते हो कि म्यूटिनी हुआ, मंगल पांडे, बैरकपुर, दुनिया भर का चीज, अवध का फिर आर्मी सब मिलकर क्या किया है। तो जब क्वीन प्रोक्लेमेशन ने ये कहा कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, इस तरह का पॉलिसी हमें अपनाना है, तो इससे जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो ग्रेट डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि वो हर समय फिराक में रहेगा कैसे इंडियंस को क्या करें, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करें। तो मिशनरी लोग परेशान हो गए, इसलिए मिशनरी ने क्या किया, एजिटेशन शुरू कर दिया। एजिटेशन मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट कह सकते हो, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और एक काउंसिल बनाया, उसी को बोलते हैं जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो उस समय जो रिपन थे, लॉर्ड रिपन से रिक्वेस्ट किया गया, क्योंकि लॉर्ड रिपन बात का चीज़ है। लॉर्ड रिपन मतलब जान रहे हो ना, जो जिसके बारे में मैंने कहा ना कि बहुत अच्छे आदमी थे। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आए थे, याद करो, इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो लॉर्ड रिपन के टाइम में ही हुआ था। तो एक शुरू में तो चलो ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन किया गया, बाद में जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो भी प्रेशर देंगे। तो कह सकते हो कि 1880s के आसपास कह सकते हो विद्यार्थी लोग, कि जो उस समय जो रिपन जो वॉइस रॉय थे, उन्होंने एक तुम्हारा कमेटी बनाया, एक इंस्टीट्यूट बनाया कि एजुकेशन के ऊपर अभी तक क्या क्या काम हुआ है। हुड मैग्ना कार्टा तो आ गया, हुड डिस्पैच, तो इस पर और वो होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एक लुक होना चाहिए कि अभी तक क्या क्या हुआ इंडियन एजुकेशन में। तो कह सकते हो कि रिपन के अंदर एक कमेटी बना, उसी कमेटी का नाम है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन देख रहे हो ना, 1882 में बना है। बात समझ में आ रहा है ना। आप कहोगे कि हंटर क्यों, क्योंकि सर विलियम हंटर उस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए जो भी अध्यक्ष होते हैं उसी के नाम से कमीशन रखा जाता है, समझे। तो लॉर्ड रिपन ने फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जाता है कि पहला एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन फर्स्ट कौन सा है, यानी कि पहली बार कमीशन एजुकेशन पे ऊपर बनाया गया था, उसका नाम क्या है। तो दिस वन हंटर कमीशन फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है भारत के लिए। कब बन के तैयार हुआ ये, 1882 में। बच्चे लोग समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देने जा रहा है। आगे देखो, तो ये हंटर कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया, किसने कहा कि चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है कि हुड डिस्पैच 1854 में लागू हो गया और अभी समय बीत गया है, 30-40 साल हो चुका है। देखो ये 1882 की बात है, तो ये 30-40 साल में आखिर हुड डिस्पैच कहाँ तक पहुँचा। आकलन किया जाता है ना कि एजुकेशन पॉलिसी लेके आए तो क्या रिजल्ट रहा उसका। तो क्या रिजल्ट पाया गया कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसको बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया है। ऑन द पेपर हुड डिस्पैच तो लिख दिया है कि सब जगह पहुंचाना है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करना है, मगर रियल सेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को उतना फोकस नहीं किया गया था, नंबर वन। हाँ, अब देखो 1870 में क्या हुआ कि प्रोविंसेस से भी बनना शुरू हो गया ना, तो इसलिए अभी भी देखो कि स्टिल एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट में है। तो प्रोविंस विल डिसाइड द फेट ऑफ द एजुकेशन, समझे ना। व्हेन एजुकेशन वाज शिफ्टेड टू प्रोविंस इन 1870, जब 1870 में प्रोविंस को जिम्मेदारी दे दिया गया, प्रोविंस मतलब स्टेट को जिम्मेदारी दिया गया, तो इससे और गलत हुआ है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को उतना फोकस नहीं हुआ। जब राज्य को दे दिया गया एजुकेशन का जिम्मेदारी, तो और ज़्यादा खराब हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। बात समझे, क्योंकि प्रोविंसेस ऑलरेडी हैड लिमिटेड, क्योंकि प्रोविंस के पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं था एजुकेशन देने के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे हंटर कमीशन ये बात पता चला, समझे। और जो ग्रांट्स इन ऐड देने का बात था ना कि प्राइवेट प्लेयर को, ताकि प्राइवेट प्लेयर सब क्या स्कूल सब खोल सके, रियल में वो भी नहीं हुआ था, वो भी प्रॉपरली कैरिड आउट नहीं हुआ था। तो देखो, तो हंटर कमीशन को पता चला, जब इन्होंने सर्वे किया तो कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि देखिए ऐसा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है, क्योंकि 1870 में जो एजुकेशन को प्रोविंस के हवाले कर दिया गया, इसकी वजह से और बुरा हालत हो गया, क्योंकि स्टेट ने कुछ काम ही नहीं किया उसके ऊपर, समझे। और जो मैग्ना कार्टा में यानी कि हुड डिस्पैच में जो ग्रांट्स इन ऐड देने का बात था प्राइवेट प्लेयर को, ताकि और ज़्यादा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल आ सके, रियल में ना फंड दिया, ना ग्रांट्स दिया, और ना ही प्राइवेट प्लेयर आगे उसको स्कूल और कॉलेज में कन्वर्ट कर पाए।
ये पता चला। तो देखो इसलिए विद्यार्थी लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो इस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ये एक तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन है ये, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए ना। दूसरी बात है कि ये जो भी रिकमेंडेशन देगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही देगा, ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं देगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी समझ रहे हो ना। हाँ, सेकेंडरी मतलब क्या होता है आपका क्लास 10 तक, है ना। आप कह सकते हो 8 से लेके 8 + 9 और 10, यहाँ इसके लिए ही बस रिकमेंडेशन देगा, ये यूनिवर्सिटी या फिर ये इंटरमीडिएट के लिए नहीं देगा ये। तो यहाँ पे समझो, हाँ समझ गए ना। यहाँ पे देखो, हाँ सॉरी, कॉलेज के लिए नहीं देगा, सेकेंडरी के लिए देगा, कॉलेज के लिए नहीं देगा, क्योंकि कॉलेज के लिए वो उधर चला जाएगा वो। तो ये प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या, क्लास 10 और प्लस सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या है तुम्हारा, वो 11-12 कह सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका रिकमेंडेशन क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे। तो प्राइमरी एजुकेशन में क्या कहता है ये कि यदि इंप्रूवमेंट करना है प्राइमरी एजुकेशन का, तो स्टेट्स स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड, स्टेट का, प्रोविंस का स्पेशल केयर की ज़रूरत है। यदि प्रोविंस ठीक से, स्टेट ठीक से पैसा नहीं दे, ठीक से रूल्स और रेगुलेशन नहीं करे, तो प्राइमरी एजुकेशन आगे बढ़ने नहीं जा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन का जो कंट्रोल है स्टेट से निकाल के डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड को दे दीजिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देखेगा, म्यूनिसिपल बोर्ड देखेगा, तो वो ज़्यादा बेटर प्राइमरी एजुकेशन में काम कर सकता है। वेरी गुड रिकमेंडेशन, समझा। और तीसरा क्या है कि यस, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग अपने लैंग्वेज में फैमिलियर है, उस लैंग्वेज में पढ़ाना ज़्यादा आसान होगा। हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या दिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 2 विकल्प रखा, सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भाग में डिवाइड किया। बोला कि देखो जो बच्चा को पढ़ने का इच्छा है, आगे बढ़ने का इच्छा है, तो उसको 11-12 पढ़ाओ और यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दो। हाँ, मगर कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजो, वही कमर्शियल कैरियर के लिए भेजो। बात समझे ना। अभी भी होता है कि नहीं होता है विद्यार्थी लोग, ये अभी भी स्टिल ये प्रैक्टिस होता है हमारे भारत में। ITI है कि नहीं है बताओ, ITI करोगे तो तुमको स्किल मिलेगा, स्किल से तुम वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। या ITI नहीं जाना चाहोगे तो 11-12 करके फिर कॉलेज चले जाओ। सेम चीज़ ये रखा गया कि देखो जिस विद्यार्थी को 11-12 के बाद पढ़ना नहीं है, लीडिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, बड़ा यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, कॉलेज लाइफ नहीं जाना, कोई बात नहीं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग करे, उसे उसका करियर सेट हो जाएगा, समझे। हाँ, जहाँ तक सवाल है फीमेल एजुकेशन, उस पर भी दिया है। देखो क्यों कहा है कि देखो फीमेल एजुकेशन प्रेसिडेंसी टाउन में तो फोकस करना ही करना है, मगर जो प्रेसिडेंसी टाउन से जो आसपास वाला जो एरिया है, पेरिफेरल जो एरिया है, आसपास का जो सराउंडिंग है, वहाँ पे भी फीमेल एजुकेशन के ऊपर बल देना होगा। तो ये सब रिकमेंडेशन है जो कहोगे कि बहुत सुंदर रिकमेंडेशन है कि प्राइमरी एजुकेशन में फोकस करना। सेकेंडरी एजुकेशन का भी 2 डिवीजन कर दिया गया, जिसको पढ़ के यूनिवर्सिटी जाना है वो चले जाए, नहीं तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए चले जाए, उससे करियर बनेगा। और क्या है तीसरा, फीमेल एजुकेशन, कि फीमेल एजुकेशन में काम होना चाहिए, स्पेशली जो आउटसाइड द प्रेसिडेंसी एरिया है, वहाँ पे फीमेल एजुकेशन का जो बढ़ना चाहिए तो वो अभी तक बढ़ा नहीं है, जो रेशियो बढ़ना चाहिए था अभी तक बढ़ा नहीं है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो कैसे क्या कहोगे, हंटर कमीशन का क्या इवैल्यूएशन हुआ, तो आने वाले समय में तुमको दिखेगा इसका रिजल्ट। नेक्स्ट 2 डिकेड्स, यानी कि 1882 में आया कमीशन, तो ये 20 साल उसके बाद कह सकते हो 1900 तक, 1880 से लेकर 1900 कह सकते हो, समझे ना। बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है तुम्हारा सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशंस का। हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन और कॉलेजिएट एजुकेशन समझते हो, कॉलेज वाला, क्योंकि कॉलेज वाला बात है इसमें कि आप सेकेंडरी से कॉलेज जा सकते हो, तो बहुत अच्छा एक्सपांसन हुआ है, समझे ना। बहुत सारे इंडियंस पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोले गए, अब बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ है। और यूनिवर्सिटी किस तरह का है, टीचिंग कम एग्जामिंग यूनिवर्सिटी, यानी कि उसमें टीचिंग वगैरह सब भी होगा, बच्चे लोग पढ़ने का, मतलब बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, समझे ना। ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे टीचिंग भी हो रहा है, वो कॉलेज की तरह भी बिहेव कर रहा है। और यूनिवर्सिटी देखो बच्चे लोग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। जब मैं आज DU का बात करता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे श्री राम कॉलेज, वो भी DU का ही एफिलिएटेड है। यदि तुम साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया में एक कोई श्री अन्ना यूनिवर्सिटी मान लो, या ककतिया यूनिवर्सिटी मान लो। अब ककतिया यूनिवर्सिटी से बहुत सारा कॉलेज एफिलिएटेड होगा। तो यूनिवर्सिटी का काम क्या है कि बहुत सारा कॉलेजेस एफिलिएटेड, एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी एज अ कॉलेज के रूप में भी परफॉर्म कर सकता है। तो वही बात है कि बहुत सारे टीचिंग कम एग्जामिंग यूनिवर्सिटी वेट सेटअप, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और सेटअप किए गए। तीन यूनिवर्सिटी तो हम पहले से जानते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी। देखो नया आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी, देखो 1882 में देखो इसके वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी क्रिएट हुआ। 1887 में देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रिएट हो चुका, अभी भी है,
समझ पा रहे हो ना? देखो, तो अब तुम लोगों को समझ में आया कि हंटर एजुकेशन, जो हंटर कमीशन है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके वजह से 2 यूनिवर्सिटी और ऐड हुए हैं। किस फॉर्म में? पंजाब यूनिवर्सिटी और योर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बच्चे लोग समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, आगे देखो। तो चलो ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दूसरा कमीशन। तो ये देखो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। मैं इससे पहले बैकग्राउंड समझो। इससे पहले बैकग्राउंड क्या है कि 1902 में एक कमीशन बना था, उसको बोलते हैं रेले कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? रेले कमीशन। अच्छा, रेले कमीशन को क्यों इस्टेब्लिश किया गया? इसका रीज़न है, देखो पूरा इंडिया में कह सकते हो कि 5 ही यूनिवर्सिटी है। मैं जो कॉलेज जो है बहुत बढ़ने लगा, तो कॉलेज यदि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो फिर यूनिवर्सिटी फिर कंट्रोल कैसे करेगा उसको? क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए ना कॉलेज के ऊपर। ए बच्चा लोग, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुम जिस जगह से रहते हो यहाँ पे जीडी कॉलेज है। जीडी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड है? दरभंगा वाला उससे है ना एफिलेटेड। तो फिर यदि मान लो कि दरभंगा में यदि कोई यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलेटेड बहुत सारा आपका कॉलेज है, और इतना कॉलेज बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कॉलेज बढ़ जाएगा, कैसे कंट्रोल कर पाएगा? यही प्रॉब्लम हो गया कि वही बोला कि 1887 तक 5 यूनिवर्सिटी हुआ। मैं जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है इतना ज़्यादा बढ़ा कि यूनिवर्सिटी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने जुरिस्डिक्शन में, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो जाहिर सी बात है इसमें कंट्रोलिंग फैक्टर कुछ किया जाएगा, तो इसलिए रेले कमीशन बनाया गया था। समझे? नंबर 1। दूसरी बात है, प्राइवेट मैनेजमेंट हो रहा था। प्राइवेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट? तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो गड़बड़ हो जाएगा। प्राइवेट प्लेयर जैसे ही घुसेगा तो उसका प्रॉफिट मोटो होगा। बात समझे ना? और गवर्नमेंट यदि ठीक से एजुकेशन प्रोवाइड करे तो फिर वेलफेयर मेजर होगा वो। तो प्राइवेट प्लेयर का यदि इंटरफेरेंस यदि यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, वो मनी माइंडेड वाला थिंग आ जाएगा। तो ये भी चीज़ होना शुरू हो गया था। हाँ, जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर सब थे उस समय, जो देश के कॉज के लिए लड़ाई करते, वो बोल रहे थे कि बेटर एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन का स्तर कोई अच्छा नहीं। बताइए, आप लंदन में इतना बढ़िया एजुकेशन देते हैं, हमारे इंडिया में तो एजुकेशन ख़राब है। तो इस तरह का प्रेशर उठ रहा था, सरकार को गुस्सा रहा था कि सरकार को गाली दिया जा रहा था, सरकार के ऊपर आरोप लग रहा था, वही ब्रिटिश सरकार के ऊपर, कि आपने तो कुछ किया ही नहीं इलिटरेसी खत्म करने के लिए, अभी भी लोग सब इलिटरेट है, तो आप सरकार में आपको बनने का कोई अधिकार ही नहीं। जब सरकार में रह के, सरकार काम क्या है? लोगों को सोशल वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करना, लोगों को ठीक से गवर्नेंस देना, लोगों को एजुकेट करना, यही ना काम होता है सरकार का। तो नेशनलिस्ट लोग प्रेशर बना रहे कि आपने कुछ किया ही नहीं इलिटरेसी खत्म करने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट का व्यू क्या था कि यस, मगर गवर्नमेंट सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो बना है, इतना कॉलेज से खुला है, इसकी वजह से ना वहाँ लोग भगत सिंह टाइप के लोग सब बन रहे हैं। भगत सिंह भी तो जानते हो, लाहौर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। याद करो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो इकबाल ने जो लिखा था, ये इकबाल खुद लाहौर कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि ये कॉलेज पढ़ने ज़्यादा विद्यार्थी लोग एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं। तो सरकार को क्या लगा उस समय कि इसको कंट्रोल करना जरूरी है मैनेजमेंट को, अदरवाइज यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर पॉलिटिकल फैक्ट्री बन जाएगा। समझे? यहाँ पे पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी क्रिएट होगा कॉलेज में। तो वो एक्चुअल में कंट्रोल करना चाहता है यूनिवर्सिटी को, मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करना चाहता है सरकार। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो गतिविधि हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रहा है, उसको रोकना चाहता है सरकार। समझे ना? इसलिए 1902 में रेले कमीशन बना। और रेले कमीशन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, विद्यार्थी लोग ये यूपीएससी में पूछा था, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन भारत का सेटअप हुआ था। यानी कि यूनिवर्सिटी किस तरह काम कर रहा है उसके ऊपर जो पहला जो कमीशन बैठा वो कौन है? रेले कमीशन। इससे पहले कौन कमीशन पढ़े थे? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन एजुकेशन के ऊपर बैठा था वो। मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर पहला जो कमीशन बना वो रेले कमीशन है। ये याद कर लेना, ये काम आएगा तुम लोग के लिए। और इसी के रिकमेंडेशन की वजह से, इसी कमीशन के सुझाव की वजह से एक एक्ट पास किया गया 1904 में। और उस समय जो वॉइसरॉय थे, उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। यही लॉर्ड कर्जन जिसके टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट सब हुआ है। आ रहा है समझ में ना? तो यस, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ है इसके टाइम में विद्यार्थी लोग, बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। अब यहाँ पे देखो, तो वही बोला कि किस तरह का कंडीशन है, किस तरह का गतिविधि हो रहा है यूनिवर्सिटी में, भारत की यूनिवर्सिटी, उस चीज़ को देखने के लिए रेले कमीशन बना था। और उसके ऊपर देखो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया गया उस समय का पार्लियामेंट से। तो इसमें था क्या कि आखिर ये यूनिवर्सिटी एक्ट से निकला क्या? तो यूनिवर्सिटी शुड फोकस, यूनिवर्सिटी काम है स्टडी करे और रिसर्च करे। पहली बार इस तरह का रिकमेंडेशन दिया गया है विद्यार्थी लोग कि स्टडी और रिसर्च पे ध्यान दे यूनिवर्सिटी केवल, नंबर 1।
दूसरी बात है कि यस यही तो चाह रहा था, एक्चुअल में क्या चाह रहा था सरकार? सरकार चाह रहा था कि ग्रेटर कंट्रोल करे मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि यूनिवर्सिटी में इस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना हो सके और वहाँ पे भगत सिंह टाइप के लोग क्रिएट ना हो सके, वो कंट्रोल करना चाहता है एक्चुअली। दूसरी बात देखो नीचे देखो, वही ग्रेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट। अब नीचे देखो सब पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। देखो पावर टू वीटो यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, यानी कि मान लो कि यूनिवर्सिटी ने कुछ पास किया कोई चीज़, तो गवर्नमेंट जो है वॉइसरॉय है वो उसको बदल भी सकता है। बात समझे? दैट इज अ वीटो पावर अपने हाथ में। जैसे मान लो कि यूनिवर्सिटी ने कुछ एक सिलेबस पास किया, यूनिवर्सिटी ने कुछ रेजोल्यूशन पास किया, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? उस चीज़ को रोक भी सकता है। यानी कि सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो कि अच्छी बात नहीं है। बाद में ये हटाया भी जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, समझे? हाँ, इसमें ये भी बात है कि जो कॉलेज एफिलिएट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से, एफिलिएशन होता है ना कॉलेज का, वो भी अब स्ट्रिक्टर कर दिया ताकि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन रहे। अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा कॉलेज हो जाएगा तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे कंट्रोल कर पाएगा? इसलिए कोई भी कॉलेज आने वाले समय में यदि किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा तो ये जो रूल्स और रेगुलेशन रिलैक्स नहीं होने जा रहा है, ये बहुत स्ट्रिक्टर होने जा रहा है, ताकि फालतू का कॉलेज जिसमें एजुकेशन नहीं अच्छा है वो उस तरह कॉलेज नहीं खुल सके। ठीक है। दूसरी बात है जो नंबर ऑफ़ फेलोज़ है, यानी कि जो भी लोग सब है वहाँ पे काम करने वाले मैनेजमेंट में जो लोग हैं उसको भी कम कर दिया गया, उसको रिड्यूस कर दिया गया। और दूसरी बात है अधिकतर जो मैनेजमेंट में जो लोग बैठेंगे यूनिवर्सिटी का वो सब ब्रिटिश अपॉइंट करके भेजेगा अधिकतर लोग को। इसका मतलब क्या दिखा तुमको? डायरेक्ट मैनेजमेंट पर कंट्रोल है ना, वीटो पावर लग गया, कॉलेज ज़्यादा नहीं खुल सकता है। कॉलेज यदि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना है तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस लगेंगे। और तीसरी बात क्या है कि जो फेलो है, जो मेंबर है मैनेजमेंट का, वो कम कर दिया गया और मैक्सिमम उसमें ब्रिटिश खुद अपॉइंट करके भेजेगा। इसका बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ था ये चीज़ उस समय। एक तो बोला था कि एक मुश्किल से आप यूनिवर्सिटी खोलें, और आपका ये जो तरीका है इससे कभी मैनेजमेंट वो नहीं हो पाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिंपल बात है। अभी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे जेएनयू में बच्चे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अब बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि जेएनयू कंट्रोल करे तो फिर जेएनयू में जो फ्री थिंकिंग है, जो पढ़ने का जो संस्कार है वो तो ख़त्म हो जाएगा। यस, कॉलेज को आज़ादी मिलना चाहिए कि टू थिंक इंडिपेंडेंटली। बार बार मैनेजमेंट कंट्रोल करोगे तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, दूसरी बात देखो 5 लाख रुपया दिया गया, अब बोला गया कि 5 लाख रुपया पर एनम मिलना चाहिए। हाँ, 5 साल के लिए मिला भी, ताकि ये हायर एजुकेशन और ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो प्रमोट हो सके। तो कह सकते हो कि बढ़िया बात क्या है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का, कि इसमें प्रत्येक साल 5-5 लाख रुपए देने का बात था 5 साल तक के लिए। तो 5 × 5 कर दो, 25 लाख हो जाएगा 5 साल के लिए, ताकि सेकेंडरी एजुकेशन और कह सकते हो जो टर्सरी यानी कॉलेज एजुकेशन बेटर हो सके, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। हाँ, सवाल ये है कि ब्रिटिश जब भी इस तरह का कोई भी चीज़ पास करता है, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, तो कुछ जस्टिफिकेशन होगा ब्रिटिश के, क्योंकि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया तो उस समय भी जस्टिफिकेशन था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, बंगाल को 2 भाग में डिवाइड किया, जो कि आने वाले समय में पढ़ोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। करजनी थे, इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो करजन ने क्या बोला कि ज़रूरी था क्वालिटी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, यूनिवर्सिटी में क्वालिटी मेंटेन रहे, यूनिवर्सिटी में एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, उसलिए कंट्रोल करना ज़रूरी था। नंबर 1। माँ हम सब जानते हैं कि एक्चुअल में रीज़न ये नहीं था। रीज़न क्या था कि जो भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ डेवलप्ड हो रहे हैं, जो भी आज़ादी वाला जो आइडियाज़ डेवलप हो रहा है, उसको कंट्रोल करना था और एजुकेटेड को अपने तरफ खींचना था। ब्रिटिश का रियल मोटिव बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, बात समझे ना। तो ये सब क्योंकि वो चाहता था कि जो नेशनल फीलिंग्स, देखो ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या होता है जहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग है ना स्प्रेड होता है, क्योंकि एक से एक यूथ लोग आते हैं। सही बात है, सब यूथ एक बार मिल जाएंगे फिर सरकार को हिला देगा ये सब। तो नेशनलिस्ट फीलिंग उभर नहीं पाए, वो डाउन हो जाए, इसलिए इस तरह का यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था। और इसलिए उस समय जानते हो गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बड़ा नाम है, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है ये रेट्रोग्रेड स्टेप है, यानी कि ये बहुत ही रेग्रेसिव स्टेप है, बहुत ही गंदा सोच वाला स्टेप है कि आपने कंट्रोल किया इसको। ये प्रोग्रेसिव सोच नहीं हो सकता, ये आपका माइंड खराब होने वाला ये स्टेप है, यानी कि बहुत ही रेग्रेसिव स्टेप है ये। आया समझ में बच्चे लोग? हाँ, अब यहाँ पे देखो तो अब क्या हुआ, अब देखो कुछ नया चीज़ हुआ विद्यार्थी लोग। अब समझो, थोड़ा बैकग्राउंड देखो और उसके बाद कुछ तैयार होता है। 1913 में एक रेजुलेशन पास हुआ एजुकेशन के ऊपर। रेजुलेशन मतलब क्या होता है कि सरकार पास करती है, एक पेपर पास करती है, ठीक है, एक पेपर पास करती है, उसमें उसका आपको विजन दिख जाएगा। तो बैकग्राउंड देखो 1906 में ना जो स्टेट ऑफ बड़ौदा है वो प्रिंसली स्टेट है बच्चे लोग,
प्रिंसली स्टेट समझते हो ना, जो नेटिव रूलर यूज़ कर रहे थे, नेटिव रूलर रूल कर रहे थे। बच्चे लोग नेटिव रूलर समझता है ना तुम लोग? हाँ, क्या होता है नेटिव रूलर? अभी अंग्रेज के अंदर नहीं है वो, बहुत सारा तो जानते हो ना कि अपना ही चल रहा था। तो स्टेट ऑफ बड़ौदा 1906 में उसने क्या किया, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कर दिया कि प्रिंसली स्टेट क्या करेगा, जो प्रिंसली स्टेट का जो राजा होगा वो सबको पढ़ाएगा, प्राइमरी एजुकेशन देगा। तो इससे नेशनलिस्ट लीडर को क्या जाएगा मैसेज कि बताओ स्टेट ऑफ बड़ौदा कर सकता है तो ब्रिटिश क्यों नहीं कर सकता है? बताओ, इससे बढ़िया तो प्रिंसली स्टेट ही ठीक है कि कम से कम अपने जनता के लिए सोच रहा है, अपने बच्चे लोग के लिए सोच रहा है। तो इसलिए नेशनलिस्ट लीडर क्या करेंगे, जैसे गोखले साहब हो गए, ये ब्रिटिश को भी बोलेंगे कि भाई तुम भी करो ये चीज़, जब प्रिंसली स्टेट कर सकता है, बड़ौदा कर सकता है, तुम काहे नहीं कर सकता है? तो ये प्रेशर में आके, नेशनलिस्ट लीडर लाइक गोखले के प्रेशर में आके एक रेजुलेशन पास होता है, उसी को बोलते हैं 1913 का रेजुलेशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। आप देखो, इसमें तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे, ब्रिटिश ने साफ मना कर दिया कि हमारा जिम्मेदारी नहीं है कंपलसरी एजुकेशन फैलाने का, यानी कि पीछे हट रहा है वो, हम कंपलसरी एजुकेशन नहीं फैला सकते हैं। रिफ्यूज़ टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, समझ गए ना? कंपलसरी एजुकेशन हम नहीं दे सकते हैं, नंबर वन। बट हाँ, मगर हम एक ऐसा पॉलिसी बनाएंगे जिससे इलिटरेसी खत्म हो जाए। जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी समझते हो ना बच्चे लोग? हाँ, ठीक है, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसको ख़त्म कर देंगे। कैसे? प्राइवेट एफर्ट्स, प्राइवेट प्लेयर्स को हम क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे ताकि वो स्कूल खोले, नंबर वन। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को अर्ज करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप स्टेप लीजिए, कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, वही क्लास 8 तक के लिए, समझा? और जो गरीब से गरीब जो बच्चा है उसका उत्थान हो, वो पढ़ाई लिखाई करे, इसलिए हम स्टेट को हम इनकरेज करेंगे, क्योंकि स्टेट तो होगा ही, बहुत सारा प्रोविंस है। हाँ, यूनिवर्सिटी देखो, यूनिवर्सिटी इट वाज डिसाइडेड वाज टू इस्टेब्लिश ईच प्रोविंस, यानी कि हर एक प्रोविंस में यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे, ठीक है। एंड टीचिंग एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर, और अच्छे से अच्छे उसमें पढ़ाया जाएगा, इस चीज़ को इनकरेज किया जाएगा, समझ लो ना? यूनिवर्सिटी ज़्यादा ज़्यादा बने, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पढ़ाया जाए। एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज टू बी इम्प्रूव, और सेकेंडरी एजुकेशन जो क्वालिटी जो अच्छा नहीं है वो भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो इस तरह का रेजुलेशन पास हुआ। मैं इस रेजुलेशन में कैटेगरिकली ये बोल दिया गया था विद्यार्थी लोग कि कंपलसरी एजुकेशन फैलाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कह सकते हो कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे जा रहा है ब्रिटिश, मगर फिर भी ब्रिटिश ने बहुत सारा पॉलिसी इस पर बनाया, बोला कि हम प्राइवेट प्लेयर को हम फोकस करेंगे ताकि वो स्कूल कॉलेज खोले। दूसरी बात है कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनकरेज करेंगे ताकि वो गरीब से गरीब लोग को पढ़ाए, पुअर सेक्शन ऑफ पीपल को पढ़ाए। यूनिवर्सिटी बिल्कुल खोलेंगे ताकि वहाँ पे टीचिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, और जो सेकेंडरी एजुकेशन में गड़बड़ी है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। मगर जिम्मेदारी नहीं लेते कि कंपलसरी एजुकेशन सबको हम देंगे, क्योंकि उतना रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। आया समझ में? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद गवर्नमेंट रेजुलेशन 1913 का समझ में आगे कैसे कनेक्टेड है? अब देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सैटलर कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा विद्यार्थी लोगों। ये सैटलर यूनिवर्सिटी कमीशन कई बार यूपीएससी पूछ चुकी है अपने प्रीलिम्स में, ठीक है, पहले बहुत पूछती थी 90s के टाइम में ये सब। यहाँ देखो अब हुआ क्या विद्यार्थी लोग, 1887 तक केवल 5 ही यूनिवर्सिटी, नो यूनिवर्सिटी वेर ओपन फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, यानी कि 1887 तक कितना यूनिवर्सिटी तैयार हुआ? 5 यूनिवर्सिटी, और ये 5 यूनिवर्सिटी और 30 साल आगे रहा है। कॉलेज तो, नंबर ऑफ कॉलेज तो बढ़ जाएंगे, और केवल 5 ही, एक तो शुरू में कितना यूनिवर्सिटी था, 1882 तक केवल 3 यूनिवर्सिटी था, फिर बढ़ाया गया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी खोला गया, ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी कि 5 यूनिवर्सिटी है। अब ये 5 यूनिवर्सिटी तुम्हारा देखो 30 साल तक आगे और कैरी करेगा, तो देखो प्रॉब्लम, कॉलेज तो बढ़ते ही चला जा रहा है, तो फिर कैसे जुरिस्डिक्शन में आएगा, उसके टेरिटोरियल कंट्रोल में कैसे आएगा? तो सवाल ये है, देखो वही लिखा के देखो 1857 तक 3 यूनिवर्सिटी तैयार हुआ हुड डिस्पैच के बेस से, कलकत्ता, हाँ, मुंबई और मद्रास में, सही बात है ना। 1887 में देखो पंजाब यूनिवर्सिटी खुला, मतलब 1887 तक 2 यूनिवर्सिटी खुला, 1882 में पंजाब खुला और 1887 में इलाहाबाद खुला। तो 1887 तक तो 5 ही यूनिवर्सिटी था, अब ये 30 साल फिर क्या होगा ये चीज़, ठीक है। अब देखो लॉर्ड कर्जन आए ना, लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी ला दिया ऑन द बेस ऑफ रेले कमीशन रिकमेंडेशन, है ना, और उसने गेटर कंट्रोल किया है, सही है। वही बोला, लॉर्ड कर्जन वाज द फर्स्ट हु ट्राई टू ब्रिंग सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन बाय इंस्टीट्यूटिंग ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन, लॉर्ड कर्जन ने ही बनाया था रेले कमीशन, अब पहला ये कमीशन है जिसने यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दिया है। कर्जन का क्या था? कर्जन का यही काम था कि किसी तरह नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को रोके, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हो उसका कि रेट्रोग्रेड स्टेप है उसका, बात समझा। अब देखो 1902 से लेकर 1917 के बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ है,
उसकी वजह से फिर प्रेशर हुआ कि एक और कमीशन बनाओ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि 1917 में बनेगा, उसी को हम बोलेंगे सैडलर कमीशन। तो क्या हुआ था 1902 और 1917 के बीच में, किस टाइम में बच्चे लोग एक रॉयल कमीशन बना था लंदन में। ये रॉयल कमीशन का काम क्या था कि लंदन का यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकता है उसके ऊपर काम करे। तो एक मैसेज भारत में आया कि लंदन यूनिवर्सिटी को देखने के लिए कमीशन बन सकता है, और अभी तक भारत में केवल 5 यूनिवर्सिटी है, तो भारत के यूनिवर्सिटी को देखने के लिए कमीशन क्यों नहीं बन सकता है। तो यहाँ देखो सेंटिमेंट्स उमड़ जाएंगे लोगों का, फ्रीडम फाइटर सब, नेशनलिस्ट लोग, जो नेशनलिस्ट लीडर सब है वो फिर अड़ जाएंगे कि जब आप लंदन यूनिवर्सिटी को उसको देखने के लिए आप एक कमीशन बना सकते हो, रॉयल कमीशन बना सकते हो, तो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए आप क्यों नहीं बनाओगे। इंडियन यूनिवर्सिटी में भी रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। जब आप लंदन में ला रहे हो तो यहाँ पे भी लाना जरूरी है। देखो फलस्वरूप क्या हुआ कि ये सब सर्कमस्टांसेस की वजह से, एक तो 5 ही यूनिवर्सिटी है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहा है, हाँ रॉयल कमीशन लंदन में बन गया है उसको लंदन यूनिवर्सिटी को देखने के लिए, ये सभी सर्कमस्टांसेस की वजह से सेकेंड यूनिवर्सिटी कमीशन बना है, जिसको हम कह सकते हैं कि सैडलर कमीशन है, या फिर कह सकते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। जब लंदन के लिए बन सकता है तो कलकत्ता के लिए भी बनेगा, इंडिया के लिए भी बनेगा। आया समझ में। ये सेकेंड इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है। पहला कौन था, रेले था ना, रेले। सेकेंड ये है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किस परिस्थिति में बना है समझ में आ गया ना, प्रेशर से। आगे देखो, तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, आप देखो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन अब बना तो ये यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे लोग, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सुझाव देना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ करो तो बेटर है। मैं ऐसा नहीं किया, ये कम्प्रिहेंसिव प्लान दिया है। देखो वही तो बोल रहे हैं कि कायदे से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो प्रॉब्लम था उसमें क्या रिफॉर्म्स आना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए था इस कमीशन को, सेकंड कमीशन जो बनाया यूनिवर्सिटी के लिए। मैं ऐसा नहीं है, इसमें बोला गया कि देखिए यदि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो उससे पहले हमें सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कह सकते हो कि कम्प्रिहेंसिव, देखो सही बात है ना, कॉलेज में विद्यार्थी कौन विद्यार्थी पहुंचता है, सेकेंडरी एजुकेशन सही, तो सेकेंडरी एजुकेशन को पहले बेटर करने की जरूरत है, तब जाकर वो बेटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे देखो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इंप्रूव करना है तो नेसेसरी प्री कंडीशन क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन को आपको ठीक करना होगा। अब देखो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या बोला कि 10 ईयर्स तक स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, वही 1 से लेकर 10 तक जो होता है अभी। 2 साल तुम्हारा इंटरमीडिएट एजुकेशन होना चाहिए 11-12 का, और उसके बाद क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी वाला होना चाहिए, वही कॉलेज का मतलब क्या कि यूनिवर्सिटी में आप चले गए, इस तरह होना चाहिए। अब बच्चे लोग गौर करना है इसमें कितना बढ़िया बात कहा गया है कि 10 के बाद जो 12 होगा, 11-12 जो इंटरमीडिएट एजुकेशन कहेंगे, इसमें क्या बोला गया कि सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के लिए बच्चे लोग, वही 10 के लिए और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए अलग कर, दोनों के लिए अलग बोर्ड रखो। अब अलग बोर्ड का तात्पर्य क्या है समझो यहाँ पे, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टेज, यानी कि ये जो है स्कूल एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन में बच्चों को पहले तैयार करवाओ। और हाँ, वो बच्चा जो सब स्टैंडर्ड है, वो बच्चा जो पढ़ने लायक नहीं है कॉलेज में, उसको भेजने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। रिलीव यूनिवर्सिटी और बिलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड स्टूडेंट, यानी कि उस विद्यार्थी को मत भेजो जो सब स्टैंडर्ड का टाइप का विद्यार्थी है, जो पढ़ने लायक नहीं है, उसको मत भेजो, क्योंकि उसको भेजोगे तो यूनिवर्सिटी का क्या होगा, उसका भी जो अपना क्वालिटी वो घट जाएगा। बात सही है कि नहीं है। तभी तो यूनिवर्सिटी में देखो एंट्रेंस एग्जाम होता है, और जो एंट्रेंस एग्जाम वो पास करके जाता है उसको यूनिवर्सिटी मिलता है, क्योंकि सब बेस्ट स्टूडेंट पहुंचेगा वहाँ पे, और यूनिवर्सिटी का नाम भी होगा। और तुम किसी को भी यूनिवर्सिटी में डाल दोगे तो यूनिवर्सिटी का छवि खराब हो जाएगा, समझे। एंड प्रोवाइड कॉलेजिएट एजुकेशन टू दोस्त नॉट प्लानिंग, कॉलेजिएट एजुकेशन उसको दो जो बच्चा क्या करना चाहता है और उधर नहीं जा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता है। तो कॉलेजिएट एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोवाइड कॉलेज एजुकेशन टू दोस्त नॉट प्लानिंग, यानी कि कॉलेज मतलब उसको 11-12 करवा के उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजो, वहाँ पे उसको यूज़ करो ताकि उसका करियर बिल्ड हो सके, ये सोचता। इसलिए देखो सेपरेट बोर्ड होना चाहिए सेकेंडरी के लिए और इंटरमीडिएट, यानी कि 10 तक के लिए एक अलग बोर्ड होना चाहिए और 12 के लिए अलग बोर्ड होना चाहिए। एंड इसमें डिसाइड होना चाहिए बच्चे लोग, समझे ना, इसमें डिसाइड होना चाहिए कि कौन विद्यार्थी लोग ऊपर जाएगा यूनिवर्सिटी में, कौन सा विद्यार्थी तुम्हारा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाएगा। आर यू गेटिंग में, समझ पा रहे हो ना। हाँ, अब देखो इसमें देखो जो भी लॉर्ड कर्जन ने अपना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया, उसके कह सकते हो कि उसके अगेंस्ट ही रिकमेंडेशन दिया है,
कि इतना रिजिडिटी नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी का रूल्स और रेगुलेशन में। इतना सरकार यदि कंट्रोल करेगा तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे काम कर पाएगा। यूनिवर्सिटी को पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए रूल्स और रेगुलेशन डिज़ाइन करने में, सिलेबस डिज़ाइन करने में, फुल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, यूनिवर्सिटी शुड फंक्शन एज ए सेंट्रलाइज। मगर हाँ सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला तुमको क्या बोलेगा कि यूनिटी के रूप में काम, सेंट्रलाइज यानी कि मेन यूनिवर्सिटी है और वो यूनिवर्सिटी कंट्रोल करे अपने कॉलेजेस को, समझे ना। तो यूनिवर्सिटी किस तरह का सेंट्रलाइज है, ऐसा अभी भी होता है। एक यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रलाइज है, सब पावर उसी के अंदर है और वो क्या करेगा, जितने भी कॉलेजेस है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इस लेवल पे उसके पास पावर होना चाहिए और रूल्स और रेगुलेशन बनाने का यूनिवर्सिटी के पास पूरा अधिकार होना चाहिए, सरकार कंट्रोल ना करे इस चीज़ को। तो कह सकते हैं हम लोग लॉर्ड कर्जन ने जो किया उसके विरोध में ही बात यहाँ पे। और भी क्या रिकमेंडेशन था, देखो फीमेल एजुकेशन पे बात था, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन फैलना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग का ही बात था, हाँ इंक्लूडिंग दोस्त फॉर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कॉलेज, यानी कि प्रोफेशनल मतलब वही बात है जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, और वोकेशनल जहाँ पे TTI टाइप का, वो क्या बोलते हैं ITI टाइप का जो होगा, उसके लिए भी टीचर को तैयार किया जाए यूनिवर्सिटी सब में, ठीक है, कॉलेज सब में। तो हम कह सकते हैं कि सैडलर यूनिवर्सिटी जो कमीशन, जो सेकंड यूनिवर्सिटी कमीशन है, उसमें जो रिकमेंडेशन है बहुत सुंदर सुंदर रिकमेंडेशन है, ठीक है, समझ गए ना। देखो फलस्वरूप क्या हुआ विद्यार्थी लोग, देखो और यूनिवर्सिटी आ गया, देखो ना, हाँ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, बढ़ा ना, लगातार यूनिवर्सिटी बढ़ते हुए नजर आ गया हुआ तुमको। देखो वही बोल रहा है कि 1916 से लेकर 1921 तक फिर से नए 7 यूनिवर्सिटी आए हैं और 1920 में क्या हुआ, गवर्नमेंट रिकमेंडेड सैडलर रिपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये जो सैडलर आया फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया गया। तो हम कह सकते हैं ना कि 4 साल 5 साल के अंदर कितने यूनिवर्सिटीज़ डेवलप्ड हुए हैं भारत में। अब देखो इतना जब यूनिवर्सिटी डेवलप्ड हुआ है तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेगा कॉलेज सबको। अभी भारत में यूनिवर्सिटी अच्छा खासा है, विद्यार्थी लोग आया समझ में ये चीज़ तुम लोग को। अब देखते हैं कि डायरकी का अंदर, देखो बच्चे लोग डायरकी क्या होता है। डायरकी कह सकते हो मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग पढ़ोगे आने वाले समय में डायरकी के बारे में पढ़ाएंगे। ये देखो तो बहुत ही विवादित चीज़ है, ये गंदे तरीके से ब्रिटिश का जो एक विज़न है वो फेल कर गया। मतलब एक चीज़ लेके आया था ब्रिटिश, वो बहुत ही गंदा चीज़ था। ये क्या था, ये देखो डायरकी। बच्चे लोग यहाँ देखो ना, बाद में लिखते रहना, यहाँ देखो अच्छे से। प्रोविंशियल लेवल में, स्टेट लेवल पे नहीं, प्रोविंशियल स्टेट लेवल पे सब्जेक्ट को 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक तुम्हारा ट्रांसफर सब्जेक्ट। अभी भी स्टेट के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट्स आता है ना, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, दुनिया भर का चीज़। तो प्रोविंस 2 स्टेट को, प्रोविंस का जो लिस्ट रहेगा उसमें सब्जेक्ट 2 भाग में डिवाइड होंगे, एक होगा रिजर्व सब्जेक्ट और एक होगा ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब बढ़िया समझना, जो रिजर्व सब्जेक्ट होगा वो गवर्नर जनरल, जो नीचे के गवर्नर होंगे, नीचे गवर्नर होंगे ना अपने, गवर्नर ऑफ प्रोविंस, वो गवर्नर और ब्रिटिश का जो कैबिनेट होगा वो देखेगा। मगर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा वो गवर्नर अब प्लस जो इंडियन जो चुन के आए हैं, अभी तक इंडियन चुन के आने लगे हैं, वहाँ पे सिस्टम बन गया है कि अब इलेक्शन होगा, लोग चुन के आएंगे। तो प्रोविंस लेवल में इंडियंस लोग भी जाएंगे ना अब लेजिस्लेचर में, विधानसभा में। तो इंडियंस और गवर्नर मिलके ट्रांसफर सब्जेक्ट को देखेंगे और गवर्नर और जो ब्रिटिश का जो कैबिनेट वाला ऊपर से जो भेजेगा जो टीम, वो मिलकर क्या देखेगा, रिजर्व सब्जेक्ट। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये लोग क्या किया ब्रिटिश लोग कि रिजर्व सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रख लिया, रिजर्व लिस्ट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रख लिया। आज जो लेस इंपॉर्टेंट वाला चीज़ था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में दे दिया। यानी कि लोग चुन के भी जा रहा है तो उस पर काम नहीं कर पा रहा है जिस पे काम उसको करना चाहिए। ब्रिटिश चालाकी किया है, भले ही इलेक्शन प्रोसेस दे दिया, मगर जब वो इंडियन चुन के जा रहा है विधानसभा में तो उस सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं कर पा रहा है जिस सब्जेक्ट को उसको काम करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो खुद ही रख लिया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट। अब तुम खुद इसमें देखो, फाइनेंस वाला जो चीज़ है, फाइनेंस मतलब टैक्स कलेक्शन या फिर पैसा देना, दोनों हो सकता है ना। टैक्स कलेक्शन, बताओ टैक्स कलेक्शन कौन सा सब्जेक्ट था, रिजर्व सब्जेक्ट था। और एजुकेशन में दिमाग लगेगा ना, एजुकेशन फैलाना, वो देखो ट्रांसफर सब्जेक्ट है। यानी कि हमारे इंडियंस चाहेंगे भी तो एजुकेशन पॉलिसी पे काम करें, तो काम कर पाएंगे क्या? खाली लिखने से थोड़ी होता, फाइनेंस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो देखो इसी को बोलते हैं डायरकी सिस्टम। यूपीएससी में कई बार पूछा गया है विद्यार्थी लोग डायरकी के बारे में, हालांकि डायरकी के बारे में और डिटेल पढ़ोगे आने वाले समय में तुम लोग। आया समझ में ये चीज़?
देखो तो गवर्नमेंट, देखो अब तो गवर्नमेंट क्या मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट इंटरेस्ट है, क्योंकि सरकार जो है गवर्नर जनरल उसको जो कैबिनेट होगा उसका ध्यान रिजर्व सब्जेक्ट पे होगा, और एजुकेशन कौन सा सब्जेक्ट है, ट्रांसफर सब्जेक्ट है। तो अब गवर्नमेंट का ग्रांट्स रुक गया एजुकेशन में। अब बताओ एजुकेशन को क्या करोगे एजुकेशन, अब एजुकेशन तुम्हारा अब ट्रांसफर सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, मगर उसके बाद भी देखो, यही तो गजब बात है, उसके बाद भी एजुकेशन बढ़ा है ना। एजुकेशन भले ही ट्रांसफर सब्जेक्ट हो, भले ही इंडियंस को पैसा नहीं मिल रहा हो, क्योंकि फाइनेंस का कौन सा सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट है, मगर उसके बाद भी बढ़ा। कारण क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो पैसा डोनेट किए, फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स किए, है ना, नेशनलिस्ट लीडर सब ऑर्गेनाइज किए। तो इनके एफर्ट की वजह से जो हमारा, क्योंकि अभी तो एक से एक लीडर्स निकलेगा। देखो टाइम कौन सा, 1917 का टाइम है, ए.ओ. हुम आएंगे, सॉरी एनी बेसेंट आएगी, गांधी जी खुद सीन पे आ जाएंगे, एक से एक लीडर, बीजी तिलक, एक से एक लोग सब आ गए हैं। ये लोग खुद ही अब एजुकेशन चलाना शुरू कर देंगे। तो ये लोग कहेंगे कि छोड़ो, स्टेट नहीं भी दिया कोई बात नहीं, स्टेट ठग लिया डायरकी की वजह से। तो ये सिस्टम जो डायरकी कब आया था, कहाँ पे आया था, तो ये मोंटागो चेस फॉर रिफॉर्म्ड है। हाँ, मोंटागो बताया था, मोंटागो SOS और चेम्सफोर्ड कौन है, वाइसरॉय है। SOS बताया था, BOC और COD खत्म कर दिया गया था और SOS का कॉन्सेप्ट लाया गया था। 1858 से ही SOS वाला कॉन्सेप्ट आ गया बच्चे लोग। इसमें एजुकेशन को देखो प्रोविंशियल मिनिस्ट्री में दे दिया, वही बोला ना जहाँ पे इंडियंस लोग शामिल होंगे। अब इशू क्या था, देखो वही बोला कि एजुकेशन बताइए ट्रांसफर सब्जेक्ट है, मगर फाइनेंस देखो रिजर्व सब्जेक्ट है, तो इसलिए फंड नहीं मिल, पॉसिटी ऑफ फंड का कमी था वो, तो एजुकेशन ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाया। इसके वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ और बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर जो थे उसको हताशा भी हुआ कि देखो कितना बदमाश है ब्रिटिश सब, है ना, नाम के लिए एजुकेशन दिया है नीचे, मगर फंड तो दे ही नहीं दे रहा, कितना चालाकी से उसने फंड को रख लिया, फाइनेंस को रख लिया रिजर्व सब्जेक्ट में। ठीक है, तो एक गुस्सा आएगा ना, मगर उसके बावजूद भी हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने हिसाब से पूरा कर रहे होंगे नीचे एजुकेशन, मगर गुस्सा तो आएगा ब्रिटिश को लेके। हाँ, आया समझ में विद्यार्थी लोग, तुम लोग को एजुकेशन अंडर डायरकी खत्म कर चुके हैं। हाँ, अब देखो हार्टोक कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। देखो साइमन कमीशन आया था भारत में, याद है ना, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उनका निधन भी हो गया। भगत सिंह को गुस्सा भी आया था इस बात से, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया देखने के लिए जो कि मोंटागो चेस फॉर रिफॉर्म्स भारत में इम्प्लीमेंट हुआ, वो कहाँ तक कारगर हुआ है, क्योंकि उस मोंटागो चेस फॉर्ड में ये बात था कि 10 साल बाद आएंगे। कायदे से बच्चे लोग 1929 में आना चाहिए था साइमन कमीशन को। देखो मैं तुमको अंदर का बात बता रहा हूँ, यहाँ देखो सुनो, क्योंकि 1919 में तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो कह सकते हो मोंटागो चेस फॉर रिफॉर्म्स ही है। कायदे से साइमन कमीशन को 1919 में आना चाहिए, मगर इंग्लैंड में पता चल गया था कि सरकार गिरने वाला है, तो सरकार में अब जो आने वाला था वो बहुत ही नौसिखिया आने वाला था, और यदि वो 2 साल इंतजार करता तो वो इंडिया में क्या करता है, तो ये लोग को ना एक शक था कि अब जो नया पार्टी बनेगा वो इंडिया आएगा 1929 में, तो उसको पता नहीं, उसको उतना समझ नहीं है, तो इसलिए 1929 में नहीं आके प्रीपोन करके 1927 में ही साइमन कमीशन आ गया। क्योंकि जब 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें ये लिखा गया था कि 10 साल बाद फिर इसका रिव्यू किया जाएगा कि कितना लागू हुआ भारत में प्रशासनिक सेवा सब, जो भी एक्ट में जो भी दिखाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 में जो भी चीज़ था भारत में कितना इंप्लीमेंट हुआ। कायदे से कब आना चाहिए था साइमन कमीशन को, 1919 में आना चाहिए था, मगर 2 साल पहले आया कुछ इंटरनेशनल रीजन के वजह से। बात समझे ना। हाँ, 1927 में आएगा तो वही गो बैक साइमन हो जाएगा सब। हाँ, तो गवर्नमेंट आस्क्स टू फॉर्म ए कमेटी, गवर्नमेंट ने कहा कि एक कमेटी बनाइए। चलिए, साइमन कमीशन आया 1927 में, उसका गो बैक साइमन हुआ, दुनिया भर का चीज़, पहली बार भारत में ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, जानते हो है ना, काला झंडा दिखाया गया। तो इस कमीशन ने बोला कि चलो एक कमेटी बनाते हैं एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन में अभी तक क्या क्या हुआ है। इसी कमीशन को बोलते हैं हार्टोक कमीशन। तो कोई पूछेगा कौन सा कमीशन, कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है जो कि साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है, तो वो हार्टोक कमीशन। हार्टोक क्योंकि अध्यक्ष रहेंगे इसलिए हार्टोक कमीशन। अब इसने क्या सुझाव दिया है प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और टर्सरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर। तो प्राइमरी एजुकेशन क्या कहा गया कि यस पूरा फोकस होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, अभी भी पूरा फोकस नहीं हुआ है। अब सेकेंडरी एजुकेशन देखो बच्चे लोग, वही इंटरमीडिएट वाला, केवल डिजर्विंग विद्यार्थी हाई स्कूल में जाना चाहिए। हाँ, ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट शुड गो इन फॉर हाई स्कूल, 11-12 में जाना चाहिए, और इंटरमीडिएट स्टेज में जाना चाहिए। वही जो सच में डिजर्व करता है उसी को पढ़ना चाहिए। जो एवरेज विद्यार्थी हो उसको क्लास 8 के बाद डाइवर्ट कर देना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, क्लास 8 के बाद ही। अभी 10 के बाद होता है ना। बोला कि देखिए अब यहाँ पे समझो, देखो अब नोमेनक्लेचर हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ।
अब इसमें बढ़िया से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल बढ़िया समझना। हाई स्कूल का मतलब होता है यहाँ पे 9 और 10, और इंटरमीडिएट मतलब 11 और 12। बात समझे ना, यहाँ पे 9 और 10 क्या है, हाई स्कूल है, और इंटरमीडिएट 11 और 12। इसमें कहा कि जो डिजर्विंग विद्यार्थी है वही 9, 10 और 11, 12 पढ़े। जो डिजर्विंग विद्यार्थी नहीं, जो एवरेज विद्यार्थी है वो क्या करे, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए क्लास 8 के बाद चले जाए उधर करने के लिए, ये सजेशन था। तो ये सब सेकेंडरी एजुकेशन का ही बात हुआ ना। हाँ समझे ना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए क्या बोला गया, बोला है कि यदि आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, तो एडमिशन ऐसे सस्ते में नहीं दिया जाता है, एडमिशन को रिस्ट्रिक्ट करिए। ये बात सही है कि नहीं बताओ तो। यदि यूनिवर्सिटी सबके लिए खोल दिया जाए तो उसमें तो गंदे गंदे विद्यार्थी भी पहुँच जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी जो होना चाहिए उसका जो एडमिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। बात समझे विद्यार्थी लोग। अब आएगा वारदा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भारतीय ने खुद बनाया है, देखो क्या खास बात है, देखो इंडियंस ने खुद बनाया है ये वारदा स्कीम। वारदा एक जगह, महाराष्ट्र के एक जगह का नाम है। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस सब बैठते थे ना अपना सालाना दिसंबर में, नॉर्मली, कई बार तो इमरजेंसी के टाइम में बीच में भी बैठ जाते थे, पर नॉर्मली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग होता था वो दिसंबर में होता था। बात समझे बच्चे लोग। 1885 में जो पहला जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, समझे। अब यहाँ पे देखो तुम लोग, आप समझो इस बात को। वारदा में जब मीटिंग हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय ये प्लान लिया गया था। इसलिए कहते हैं कि वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन भारत में होना चाहिए। तो कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, कब, अक्टूबर 1937 को। वारदा मतलब महाराष्ट्र की एक जगह पे जहाँ पे मीटिंग हो रहा था कांग्रेस का, और उसमें जकीर हुसैन प्रेसिडेंट थे उसके। तो इसलिए जो बनेगा, जो स्कीम बनेगा, जो पॉलिसी बनेगा, उसको हम लोग कह सकते हैं जकीर हुसैन कमेटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष है वो। तो उन्होंने क्या किया, एक नेशनल स्कीम बनाया बेसिक एजुकेशन के लिए। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है गांधी जी की फिलॉसफी पे पूरी तरीके से वो बेस्ड था। गांधी जी अपना वीकली मैगजीन लिखते थे ना, हरिजन, तो हरिजन मैगजीन में जो अपना वो विजन रखे थे कि प्राइमरी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए गांधी जी, वही चीज़ यहाँ पे डाला गया था इस स्कीम में। क्योंकि गांधी जी देखो हावी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। गांधी जी का जो विजन है ये जाकिर हुसैन कमेटी का जो स्कीम है उसमें तुमको दिखेगा। तो क्या था गांधी जी का विजन, क्या था एलिमेंट्री एजुकेशन, भारतीय क्या सोच रहे हैं अपने बच्चे लोग के लिए। तो 7 से लेकर 14 ईयर्स एज वाले बच्चे लोग जो एलिमेंट्री एजुकेशन में होंगे, फॉर फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि पहला जो 6 साल है पहला बच्चा लोग का, उसमें कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होना चाहिए। बच्चा को स्कूल तो भेजना ही भेजना है, और पैसा 1 महीने लेना है। टीचिंग इन हिंदी, यानी क्लास 2 से लेके क्लास 7 तक हिंदी में सिखाना चाहिए। और 8 के बाद, बच्चे लोग समझ रहे हो ना, क्लास 8 के बाद क्या होना चाहिए, इंग्लिश में शुरू होना चाहिए। ये वारदा स्कीम था। फोकस क्या था, कम्युनिटी सर्विस होना चाहिए, कि स्कूल के आसपास कम्युनिटी समझते हो ना, कुछ सैनिटेशन को लेकर काम कर दिए, कुछ वृक्षरोपण कर दिए, इस तरह काम होना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडियंस को संस्कार मिले, एक तो ऐसे ही ब्रिटिश चौपट करके रखा है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम्युनिटी सर्विस होना चाहिए। दूसरी बात है लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान ये करता है कि नहीं करता है, जापान करता है, यानी कि एक्टिविटी करके लर्न कर रहे हो। जैसे मान लो कि बच्चे लोग खाली थ्योरी पढ़ाते रहेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे साइंस देखते हो ना, एक्टिविटी, जैसे साइंस जाते हो तो लैब में जाता है ना, लोग दिखाता है ना कि देखो इस तरह माइक्रोस्कोप है, ये सब वही एक्टिविटी करके सीखना। उससे क्या होगा कि बच्चे लोग का जो सीखने का कैपेसिटी वो बढ़ता है। बात सही है। और चाइल्ड सेंट्रिक और कोऑपरेटिव है, यानी कि ऐसा पढ़ाओ जिसमें बच्चे लोग का दिमाग क्या हो, बच्चे लोग की तरह हो, मतलब बच्चा लोग के लिए। अब जिसको बच्चा लोग को यदि प्रोफेसर पढ़ा देगा तो कहाँ समझ में आएगा बच्चे लोग को। तो बच्चा लोग का पढ़ाने का तरीका बच्चा टाइप का ही होना चाहिए। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, जिससे बच्चे का दिमाग विकास हो। कोऑपरेटिव एजुकेशन, ये नहीं कि मार रहे हो पकड़ के, ये नहीं कि हाथ के बीच में कलम डाल के ऐसे कर रहे हो, है ना, और बोल रहे हो कि देखो कल काम करके आना, ये नहीं। कोऑपरेटिव एजुकेशन, बाबू पढ़ो, उसको उसी भाषा में जाके जोड़ना, उसको बोलना कि 10 + 10, देखो 10 उंगली निकालो तो बच्चे लोग गनो, तो 10 उंगली करेगा, फिर 5 उंगली निकालो तो देखो कितना हुआ। और कई बच्चा बोल देगा सर 14 हुआ, कोई बात नहीं बाबू फिर से करो 15 हुआ, देखा सीख गया ना, इस तरह का कोऑपरेटिव। क्यों, बच्चा है वो, उसको क्या पूछने आएगा अभी। दैट्स कॉल्ड कोऑपरेटिव एजुकेशन, समझ गए ना। और एजुकेशन लर्निंग के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू देना, तो बहुत, मैं कह सकता हूँ बहुत सुंदर है ये चीज़। ठीक है, अब देखो सर्जेंट प्लान 1944 का एजुकेशनल स्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए आया, बट ये कभी प्लान लागू नहीं हो पाया भारत में। क्यों, क्योंकि देखो 3 साल बाद हमें आज़ादी मिल जाएगा, तो ये कभी हुआ नहीं। देखो इसने क्या बोला कि देखिए
हाँ, मगर लागू नहीं हुआ, फिर भी अभी किसी न किसी फॉर्म में लागू है ये। कैसे देखो, इसने कहा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन भी होना चाहिए, वही नर्सरी LKG UKG वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसने ही दिया था, इस कमीशन ने ही दिया था, सर्जन प्लान। भले ही ये लागू नहीं हुआ हो, मगर भारत में फिर कहीं दूसरे तरीके से लागू हो गया ये, समझे। तो 3 to लेकर 6 तक ये प्री प्राइमरी एजुकेशन है, समझे। 6 से लेकर 11 साल के बच्चे को लिए एलिमेंट्री एजुकेशन, 11 साल से लेकर 17 साल के बच्चे को हाई स्कूल एजुकेशन। हाई स्कूल समझ रहे हो ना, यानी कि देखो इसमें इंटरमीडिएट वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। जान के हैरान हो जाओगे विद्यार्थी लोग, यहाँ देखो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाया गया, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है वो चीज़। ये लिख लो, ये लिंक्ड है। ये सर्जन प्लान भले ही भारत में लागू नहीं हुआ हो, मगर 2020 में मोदी जी के अंदर जो लाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता चीज़ है। तो क्या है, कंटिन्यूएशन है भाव, ब्रेक नहीं है। 3 से 6 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 11 साल का बच्चा लोग एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको 11 से लेकर 17 साल हाई स्कूल एजुकेशन। इसमें देखो हाई जो है तुम्हारा 9, 10, 11, 12 सब एक साथ आ जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा 3 साल का जो कोर्स होगा उसको बोलेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसमें 11, 12 कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 9, 10, 11, 12 एक साथ। 3 साल पहले वाला, बीच में तुम्हारा समझ रहे हो ना 8 तक एक कंटिन्यूएशन है इधर, जैसे यानी कि 3 से 6 साल एक, फिर 6 से 11 साल यानी क्लास 8 तक, फिर 9, 10, 11, 12 देखो इसको बोलेंगे हम हाई स्कूल एजुकेशन। 9, 10, 11, 12 हाई स्कूल है। और उसके बाद क्या है तुम्हारा उधर, यानी कि 11, 12 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 11, 12 एक साथ देखते ना अभी भी, हाँ, वो वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। देखो अब यही हाई स्कूल एजुकेशन में इसी को दो भाग में डिवाइड कर दो। एक एकेडमिक मतलब क्या है, पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी जाएगा वो। और दूसरा क्या हो सकता है, टेक्निकल या वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि पहले भी हो रहा था, यही नहीं हो रहा था। क्लास 8 के बाद या तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए चले जाए या फिर एकेडमिक के लिए यूनिवर्सिटी के लिए चले जाए, वही रखा गया है। तो इसलिए देख रहे हो ना क्या लिखा गया है कि अब इंटरमीडिएट वाला जो कोर्स था वो खत्म कर दिया, 11, 12 वाला जो कॉन्सेप्ट वो खत्म कर दिया गया। फोकस क्या था, टेक्निकल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, कॉमर्शियल एजुकेशन। और हाँ विद्यार्थी लोग, ये तुमको पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा अभी तक का रिफॉर्म्स है एजुकेशन को लेके जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात किया गया, वो और कोई नहीं, सर्जन प्लांट है। सर्जन प्लान में पहली बार फिजिकल एजुकेशन पर बात है। फिजिकल दौड़ना भी एक एजुकेशन होता है। फिजिकल एजुकेशन किए हो ना बच्चे लोग, या आप जानते हो ना, एक्सरसाइज करवाया जाता है। आप जितना बेटर दौड़ोगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलता है। हम लोग भी किए हैं ये सब चीज़, वो ज़्यादा बेटर है बॉडी के लिए, हाँ, ग्रोथ के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन पहली बार डाला गया, ठीक है। इसमें देखो एजुकेशन एंड फिजिकली मेंटली हैंडीकैप के लिए भी एजुकेशन होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग भी होना चाहिए। और इसमें ये बात रखा गया था कि जो लंदन में एजुकेशन सिस्टम है वो भारत में भी क्रिएट किया जाएगा 40 ईयर्स में, क्योंकि बहुत बड़ा गैप दोनों के बीच में, अभी भी बहुत बड़ा गैप है। आने वाले समय में 40 साल में ये लागू करके 40 साल में दोनों का एजुकेशन सिस्टम बराबर किया जाए, क्योंकि टाइम लगेगा। और दूसरी बात है कि जो एडल्ट का जो इलिटरेसी है उसको कम से कम बहुत कम किया जाएगा तुम्हारा, है ना, बाई 2, यानी कि 20 साल में जो लोग यहाँ पे एडल्ट मतलब क्या 18 साल से ऊपर वाले लोग, उसका जो इलिटरेसी है। अब देखो लिटरेसी और इलिटरेसी बहुत अलग चीज़ है। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, जिसको एक भाषा में लिखने आया बोलना है, डेट लिटरेसी। एजुकेटेड और लिटरेसी में बहुत अंतर है। एक भाषा में जो कोई लिख पा रहा है और बोल पा रहा है, डेट्स कॉल्ड लिटरेट पर्सन। यदि वो भी नहीं कर पा रहा है, अंगूठा छाप है, तो वो इलिटरेट है। तो लिटरेसी आपका कोई PhD से रिलेटेड नहीं है। एक लिटरेट पीपल हो सकता है केवल उसको एक भाषा लिखना और बोलना है, और एक PhD होल्डर क्या हो सकता है, बहुत पढ़ा लिखा भी हो सकता है और लिखना बोलना तो उसको आता ही आता है। तो लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि बहुत भयानक एजुकेटेड है। लिटरेसी मतलब कम से कम एक लैंग्वेज में उसको कमांड हो बोलने और लिखने का। तो ये बोला कम से कम एडल्ट का जो इलिटरेसी है उसको हम रिमूव कर देंगे 20 ईयर्स में। आया समझ में। तो जो देखो टोटल हम पूरा समूचा लेते जो भी अभी तक एजुकेशन पॉलिसी हुआ है, टोटल पढ़ लिए ना, सर्जन प्लान दुनिया भर का चीज़ शुरू किए थे हम लोग। चार्टर एक्ट 1830 से 1813 शुरू किए थे, 1 लाख रुपया इंग्लिश वर्सेस क्लासिस्ट, वहाँ से लेकर अभी तक का यात्रा, इतना जो ब्रिटिश दिया है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट देखो। मॉडर्न एजुकेशन मेड इंडियंस अवेयर ऑफ प्रोफाउंड अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्ट, यानी कि जो भी मॉडर्न एजुकेशन आया, वेस्टर्न एजुकेशन आया, उससे पता चला कि वेस्ट में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में पता चला, हमें रियल एजुकेशन के बारे में पता चला, हाँ साइंस क्या होता है ये सब हमें पता चला। देखो विच इज़ अ वेरी गुड, नंबर 1। दूसरी बात है यस इंडियंस भी मॉडर्न थॉट के बारे में, क्योंकि इंडियंस तो पहले से तुम्हारा जानते हो ना, हमारा जो कल्चर था, हम लोग मॉडर्न थॉट के बारे में कहाँ जान रहे, हम सेकुलर नहीं जान रहे थे, सेकुलर जान रहे थे मगर उस लेवल पर नहीं जान रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, उसका असर पड़ेगा भारत में।
1789 में फ्रेंच लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये कॉन्सेप्ट आएगा, साइंटिफिक अप्रोच आएगा, देखो रैशनलिज्म आएगा, लिबर्टी आएगा, इंडिविजुअल राइट्स भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी, ये सब इंडियंस पीपल के माइंड में आया, जो कि कहेंगे कि बहुत बड़ा योगदान है इंग्लिश एजुकेशन का। दूसरी बात है कि इससे एक न्यू कॉन्शियसनेस डेवलप्ड हुआ लोगों के बीच में, नया सोचने का तरीका डेवलप्ड हुआ, एंटी इम्पेरियलिस्ट सेंटीमेंट। देखो अब जब तुम डेमोक्रेसी सीख रहे हो बच्चे लोग, जब तुम लिबर्टी सीख रहे हो उसी एजुकेशन से, मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुम लोग को, जब बात तो उठा था वहाँ पे, हाँ इंग्लैंड में, कि अब यहाँ के लोग को पढ़ाना है, तो वहाँ पे भी डिबेट हुआ था कि देखो भले ही पढ़ा रहे इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश बच्चा सुनो अच्छे से, इंग्लिश एजुकेशन ऐसा है कि इंग्लिश एजुकेशन पढ़ के ही इंग्लिश लोग का विरोध करेगा, क्योंकि इतना रैशनल ये एजुकेशन है। ये डिबेट उठा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि अब पहली बार वो इंडिया में एजुकेशन लागू करने जा रहा था, तो डिबेट में जो उठा कि ठीक है आप पढ़ाइए उसको, आप कुछ भी पढ़ाइए उसको, सब ऑर्डिनेट पोस्ट में डालिए, दुनिया भर का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट करिए, मैं यही एजुकेशन सिस्टम उन आपके लिए विद्रोह साबित होने जा रहा है आने वाले समय में। अरे वही हुआ, वही नहीं हुआ जी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कॉन्सेप्ट आया भारत में वेस्टर्न एजुकेशन से, और उसी का मांग करने के लिए फिर, क्योंकि सब जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर सब इंग्लिश एजुकेशन से पढ़े हुए सब हैं, चाहे पटेल जी हो, चाहे B.R. अम्बेडकर हो, चाहे गांधी जी हो, जितने भी शख्सियत तुम उठा कर देख लो, तो वही चीज़ें देखो, न्यू कॉन्शियसनेस जगह, एंटी इम्पेरियलिस्ट सेंटीमेंट जगह है जी, नेशनल फाइट करेगा, नेशनल स्ट्रगल करेगा ये लोग, और सोशो कल्चरल फैब्रिक के लिए रिफॉर्म्स लाएगा, लाएगा नहीं लाएगा बताओ तो। विडो मैरिज एक्ट आया है ना, सती सिस्टम खत्म हुआ, तो बिल्कुल किया है। तो ब्रिटिश ने जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसका नींव रखा है भारत में, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बनाया, देखो वो स्ट्रक्चर अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंटरमीडिएट 11-12 वाला, समझ रहे हो ना। तो ब्रिटिश ने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का। हाँ निगेटिव एस्पेक्ट भी है, भले ही ऑन द पेपर लिखे, मैं कभी ये इंडिपेंडेंट सोचने दे रहा था क्या? जब यूनिवर्सिटी का लोग सब इंडिपेंडेंट सोच रहा था तो वो यूनिवर्सिटी एक्ट ला के उसको दबा दिया। तो भले ही लोग सोचे वो अलग बात है, मैं कभी भी इंडिपेंडेंट और रैशनल थॉट ये लोग कभी इनकरेज नहीं किया सोचने के लिए। हाँ एजुकेशन बहुत महंगा है, पहले गुरुकुल में क्या था, बैठ के पढ़ो टीचर लोग के सामने में, कोई पैसा नहीं ज़्यादा। मैं क्या अभी एडमिशन लेना प्राइवेट प्लेयर का, जो प्राइवेट का यदि स्कूल है कॉलेज है तो उसमें बहुत महंगा पैसा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो महंगा हो जाएगा वो। तो भले ही आपने एजुकेशन दिया, वो एजुकेशन महंगा है। देखो ना अभी नहीं है क्या, सरकारी स्कूल कितना सस्ता है, जाओ तुम प्राइवेट स्कूल कितना महंगा हो जाएगा। तो एक्सपेंसिव नेचर ऑफ एजुकेशन, मास एजुकेशन में कुछ काम नहीं हुआ। आपने वर्नाकुलर लैंग्वेज बोला, बताओ वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्या डेवलप्ड हुआ? सब तो इंग्लिश में ही पढ़ाया गया। फिर समझे ना, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वो सब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट है ब्रिटिश का। वो अपना वो कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं कर रहा था। वो साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन वो बोला मगर दिया नहीं। साइंटिफिक देता तो आदमी लोग का दिमाग कहाँ से कहाँ इंडस्ट्री सब खुलता है। इंडस्ट्री खोलने दिया क्या भारत में? क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ क्या भारत में? फीमेल एजुकेशन खाली नाम का ही था, फीमेल एजुकेशन रियल में हुआ ही नहीं। फंड तो एलोकेट ही नहीं कर रहा था। बोला था ना ग्रांट्स इन एड देंगे, कहाँ दिया है? नहीं दिया जी। समझे, एजुकेशन देखो, एजुकेशन वो डाइवर्स पर इंडियन लाइफ क्या है, एजुकेशन क्या है, दोनों में कितना बड़ा गैप है बताओ। एजुकेशन में कुछ और है, इंडियन लाइफ यहाँ पर अलग ही चल रहा है। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो कंडीशंस को, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को ले जा सके, मिसिंग था। एंड न्यू एजुकेशन क्या ये नेशनलिज्म को पनपने दिया? नहीं दिया, कहीं पनपने नहीं दिया। वो बात समझे ना, कहीं तुम्हारा इंडियनेस वाला बात नहीं था। क्यों? याद करो ना, जानबूझ के रोका जाता था, तभी तो यहाँ यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल था। तो जो पढ़ के आदमी, जो हम इंडियंस, हमें नेशनलिज्म के लिए काम करना चाहिए, इस तरह का विचारधारा तो क्रिएट नहीं हुआ इस एजुकेशन से। समझे, तो ये सब डिमेरिट्स है। होप सो समझ में आ गया होगा। आई हैव कंप्लीटेड। देखो हंटर एजुकेशन हो गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हो गया, गवर्नमेंट रेजुलेशन हो गया, सैटेलाइट यूनिवर्सिटी हो गया, एजुकेशन अंडर हायरार्की भी हो गया। जानते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम था फाइनेंस और उसका रिजर्व सब्जेक्ट और तुम्हारा ट्रांसफर सब्जेक्ट। हार्टो कमेटी हुआ, तुम्हारा वारदा स्कीम हुआ, एंड सर्जन प्लान लागू नहीं हुआ है। मगर अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखोगे 2020 का, वो उससे काफ़ी मिलता जुलता चीज़ है। कंप्लीटेड।